नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर रामलाल जाट साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। रामलाल जी, आप पुलिस सर्विस में थे, वहाँ से आपने सहकारिता कोऑपरेटिव में अपने पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया और आज एक्टिव जो पॉलिटिक्स है उसमें आने के बाद आज मंत्री भी हैं। कैसा ये सफ़र रहा आपका? तो सफ़र तो कोई भी हो चैलेंजपूर्ण रहता ही है, संघर्ष तो रहता ही है। लेकिन जब मैं सर्विस में था, पहले मैं एसटीसी करने की सोची थी, उसमें नंबर भी आया मसूदा। फिर थानेदार बनने की सोची, इसी दरमियान आर्मी में सिलेक्शन हो गया। फिर हमारे डीजीपी साहब या गिल साहब रहे, वो एसपी थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ भर्ती निकली हुई थी 84 में। मैं यूं ही गया और भर्ती हो गया। खिलाड़ी था ही, दौड़ भाग की, फिजिकल फिट था, गाय भैंस का दूध पीते खाते थे, गांव में रहते थे, तो फिजिकल फिट थी। उस समय कॉलेज पढ़ते पढ़ते हम पुलिस में चले गए। जब पुलिस की नौकरी रास नहीं आई, मदर फादर ये नहीं चाहते थे कि वो पुलिस में रहो, मैं मास्टर को ज़्यादा पसंद करते थे। तो इसी दरमियान मदर फादर दोनों एक साथ एक्सपायर हो गए। 17 दिन का गैप था। तो उनके कोऑपरेटिव के शेयर जो मेरे नाम ट्रांसफ़र हुए, और उसी दरमियान कोऑपरेटिव डेयरी के इलेक्शन आ गए, तो विलेज पे मैं अध्यक्ष हो गया था। और जब चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा कंबाइंड जिला हुआ करता था, हमारे दूध कोऑपरेटिव सहकारी संघ लिमिटेड भीलवाड़ा एंड चित्तौड़गढ़, तो उसके डायरेक्टर के इलेक्शन हुए। तो हुडा बनेड़ा एक डायरेक्टर, एक वार्ड था, तो उसमें मैं डायरेक्टर चुन लिया गया। जब 9 डायरेक्टर हुआ करते थे, तो हम सारे लोग मिलकर ये तय हुआ, तो 5 डायरेक्टर मेरी तरफ थे। तो मैं अचानक ही दूध डेयरी भीलवाड़ा का चेयरमैन हो गया। उसी दरमियान मैंने चेयरमैनशिप में अच्छे काम किए, मुझे अच्छे टीम मिल गई, एमडी एनके गुप्ता वगैरह, और उनकी टीम थी, तो वो अच्छे काम हुए। उस वजह से मुझे, और वैक्यूम भी था, कम्युनिटी को टिकट देना था। मेरी कम्युनिटी का काफ़ी वो था पहले, भीलवाड़ा में आज भी है। तो 93 में मेरी कम्युनिटी के दूसरे लोगों को टिकट दिया हुआ था, दूसरे नेता थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। इस वजह से वैक्यूम था, तो मुझे 98 में टिकट मिल गई। तो प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत साहब थे और स्वर्गीय मदेरणा साहब परशुराम जी विपक्ष के नेता थे, तो दोनों ने मेरी हेल्प की। कई बार चेयरमैनशिप में पॉलिटिक्स की पार्टी की वजह से मैं सस्पेंड भी हुआ। अच्छा। लेकिन हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने, जुडिशियल ने मेरी मदद की। पहले ट्रिब्यूनल कोर्ट गया, ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मदद की, फिर वहाँ से हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में भी मदद की। जितना मुझे दबाया गया, उतना ही मैं पॉपुलर हो गया जनता में, और मैं लगातार रुका नहीं। जवान तो था ही। बिल्कुल, युवा होने का और जो खिलाड़ी होने का आपका जो एक असर है, वो हम देखते हैं कि आपकी जो छवि है वो एक दबंग नेता के तौर पर भी है। हम भीलवाड़ा में आए दिन हम सुनते और देखते आए हैं, जब आप अफसरों को काम नहीं होने की वजह से डांटते डपटते नजर आते हैं। एक किसान को एक नकल का मामला था, उसमें भी आप अधिकारियों को डांट रहे थे। अब आप उसी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? देखो, ये बात सही है कि रेवेन्यू एक बहुत बड़ा महकमा है, और पूरा राजस्थान का स्ट्रक्चर ही इसी पे बना हुआ, इसी पर निर्भर है। इसमें बहुत चैलेंज है। सबसे पहले तो नीचे के स्टाफ की कमी है, आज से नहीं बरसों से। गवर्नमेंट आई गई, लेकिन इतनी भर्तियां नहीं कर पाई जितनी वैकेंसी है। ऐसा भी नहीं कि भर्ती नहीं की हो, भर्तियां की, कांग्रेस ने भी की, बीजेपी के टाइम में भी हुई, लेकिन उतनी नहीं कर पाई जितनी वैकेंसी, इसलिए जनता को सफ़र करना पड़ता। लेकिन फिर भी 2008-9 में जब अशोक जी ने डिजिटल प्रोग्राम शुरू किया, अब देखो ब्यूरोक्रेट को या अधिकारियों को या टेक्निकल लोगों को ऐसी जटिलताएं 2008-9 से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। कितना लंबा टाइम हो गया। अगर ये कोई गवर्नमेंट का नहीं हो, प्राइवेट कंपनी हो, तो इतना फास्ट होता है, उसकी टाइम लिमिट होती है, तो इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी सरकार में काफ़ी हद तक इस बार मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रावधान भी किया, जिसे लगभग हमारी 318 तहसीलें ऑनलाइन सिस्टम हो गई। तो आज नकल लेने में किसान को कहीं जमाबंदी लेने के लिए
डिजिटल साइन सिग्नेचर सही थी उसको उपलब्ध ई मित्र पे भी होती। किसान का लड़का पढ़ा लिखा है तो अपने मोबाइल पे प्रिंटर से निकाल के खुद घर पे भी निकाल सकता। बहुत अच्छा काम हुआ। फिर भी जो चैलेंज है वो काफ़ी बरकरार आज भी हैं कि वैकेंसी सीमा ज्ञान पत्रगढ़ी के लिए या म्यूटेशन ऑनलाइन भी कर दिया, लेकिन फिर भी वो टाइम पीरियड जैसे 30 दिन तक ग्राम पंचायत में देने का है, फिर उसके बाद तहसीलदार जी टोटल 47 डेज एक नामांतरण, चाहे विरासत से खोलो चाहे ज़मीन परचेज करो या क्रय करो, 47 दिन का प्रोसेस है। कई राज्यों में हमने देखा, कल ही मैंने डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग की तो उसमें ये प्रोसेस में कमी की हुई है। कई जगह ग्राम पंचायत को इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा है, सीधा अभी महाराष्ट्र में जैसे कर रखा है। तो ये फैसला नीतिगत निर्णय है, क्योंकि नेहरू जी की सोच थी, अशोक गहलोत जी ने खुद ने उन पदचिन्हों पर चलते हुए ग्राम पंचायत मजबूत कैसे हो, ग्राम पंचायत का भागीदारी रहे ताकि वहाँ कोई गलत चीज़ तो नहीं हो जाए, वहाँ चुने हुए सरपंच रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ डाली हुई है। फिर भी जो टाइम पीरियड है, कल हमने रिव्यू मीटिंग की तो उसमें थोड़ा टाइम पीरियड हम कम करने जा रहे हैं। ये जो राजस्व का जो विभाग है ये आम आदमी से बहुत जुड़ा हुआ विभाग है। मतलब हम गैर खातेदारी से खातेदारी में इसका रूपांतरण हो या नकल लेने का मामला हो या गिरदावरी रिपोर्ट हो, मतलब ये जो जितने भी इसकी जो प्रक्रिया होती है और जो इसका नियम है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उन सबको सरलीकरण के लिए या लोगों को उससे जो फ़ायदा जो पहुंचना चाहिए वो पहुंचे, उस पर आपका क्या फोकस रहने वाला है? देखो, वैसे डिजिटाइजेशन जब पूरा हो जाएगा, ऑनलाइन सिस्टम सारा नक्शा ट्रेस, जैसे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतरता है अक्षांश देशांतर अंश के हिसाब से, अगर हम उस तरीके से पूरी तरीके से आ जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ झगड़े पुलिस के केसेज वगैरह सारे लगभग न्यूनतम हो जाएंगे। अभी हमने 12 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट में 13 तहसीलों को लिया है। स्टाफ की कमी की वजह से वो कर नहीं पा रहे, इसके लिए अलग से मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी लगाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उस चीज़ पर आ जाएं ताकि ये झगड़े हमेशा के लिए, इनके जो विवाद हैं वो ख़त्म हो जाए। मैं गारंटी से कहता हूँ अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इस सरकार में वो चीज़ हम करके दिखाएंगे। तो हम सारा आईटी के माध्यम से वो चीज़ें कर रहे हैं, उसमें टीम लगी हुई है हमारी, बहुत जल्दी हम उसको हासिल कर लेंगे। रेवेन्यू मिनिस्टर रामलाल जाट जी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अभी यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मंत्री जी, 1949 में रेवेन्यू बोर्ड बना था और तब से उसका स्ट्रक्चर आज तक वही है। वो एक सेट ढर्रे पे काम कर रहा है। वो आज भले ही चाहे इतना रिलेवेंट हो चाहे नहीं हो, क्या बदलाव आप इसमें ज़रूरी समझते हैं और क्या होने चाहिए? प्रश्न बड़ा टिपिकल प्रश्न है। इसलिए मानता हूँ कि जितना रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जटिलताएं कानून की वजह से वर्षों तक 20-20, 30-30 साल तक, यानी बाप दावा करता है तो पोता फैसला सुनता है, बीच का बेटा तो पेश ही करवाता है, ऐसी परंपराएं पड़ गई यूँ समझो। तो इस ढर्रे को बदलने के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम के साथ साथ ही डे टू डे मॉनिटरिंग एंड इसकी आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। कई देशों को देखो आप, कानून में बदलाव समय समय पर करते आए हैं। हालांकि इसमें भी 49 के बाद 55 में रेवेन्यू एक्ट भी बना, 64 में टेनेंसी एक्ट भी लाए, 79 में भी चेंज हुआ, लेकिन उतना बदलाव समय समय पर सरलीकरण, जैसे अभी प्रशासन गांवों के संग अभियान है, इसमें मुख्यमंत्री ने काफ़ी सरलीकरण किया है, तो लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है। लेकिन जो रेवेन्यू बोर्ड का मैटर है उसमें कुछ संवैधानिक चीज़ें आ रही है, उसकी कमेटी बना रखी उनकी, मुख्यमंत्री जी ने उसको खुद देख रहे हैं इस चीज़ को। अब मेरे को मौका मिला है, अभी तो कल ही मैंने रिव्यू मीटिंग की है, तो काफ़ी लंबित केसेज हैं इसमें। एक तो समय पे अधिकारी कोर्ट में नहीं बैठना, पहले विवादों में एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट की भी कई ऐसी चीज़ें आई है। रेवेन्यू बोर्ड पे विश्वास जो एक इकाई पे बना हुआ था, वो विश्वास भी लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ, तो बड़ी बात है, चैलेंज है। पोस्टें भी
नाम लेते हैं कि खाली है, जबकि खाली होने के बावजूद भी काम तो करना ही चाहिए। लेकिन खुद भी रेवेन्यू बोर्ड में हमने डायरेक्शन दिए हैं कि वहाँ की कंप्लेंट्स आती है कि समय पे हमारे मेंबर्स नहीं बैठ पाते हैं साहब, इस तरह की मीडिया के माध्यम से भी चीज़ें आती हैं, 1-2 घंटे ही बैठते हैं। अभी रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, तब उन्होंने सिस्टम में बदलाव किया है काफ़ी हद तक। अब हाई कोर्ट की तर्ज पे एक कमेटी का गठन करके वो करने जा रहे हैं, और तो टाइम पीरियड करेंगे एक अधिकारी को कैसे इतने इतने टाइम में निकालने। हम तो कानून में कितने ही बदलाव, हमने सरलीकरण किए अभी नियमों में, मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी सरल काम किया, लेकिन जनता को पता ही नहीं तो सरलीकरण किस काम आएंगे। वही मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था अभी कि अभी आपने बात की प्रशासन गांव के संग अभियान की। सीएम का ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जिसमें 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था। आपके डिपार्टमेंट की भूमिका आप इस अभियान में किस तरीके से देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है? मुख्यमंत्री जी की सोच है कि मैं आम लोगों को राहत प्रदान करूं, तो 22 तरह के विभागों को कैंप में डाला। अब बाकी की विंग को जरूरत है कि उसका फायदा उठाएं। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत, विधायक गण भी, तो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट है इसी सभी विभागों का, तो सारे काम इसी की देखरेख में हो रहे हैं। ये मेन चीज है। लेकिन इन कैंपों जितना सरलीकरण नियमों में किसी सरकार ने नहीं किया। इसका उदाहरण है 46 साल के केसेज निकल के आ रहे हैं। अगर पहले कैंप लगे थे 46 साल के काम कैसे निकल के आ रहे हैं। ये इस तरह के भी खूब शिकायतें और ऐसी आ रही हैं कि काम कम हो रहा है, इसमें जो जितनी टारगेट है, जो अपेक्षा की जाती है इन कैंप्स में, अभी भी काम कम हो रहा है। अधिकारी और कर्मचारी हैं वो काम अटका रहे हैं। आप ही के मंत्री जी प्रताप सिंह खाचरियावास जी 2 बार कह चुके हैं कि सख्ती अपने की जाएगी। अब तो आप कैसे देखते हैं सख्ती किस तरह से की जाएगी? देखो, वो एक हमारे बराबर की विंग है। सख्ती का मतलब ये नहीं होता किसी को दंड। सख्ती का मतलब होता है कि वो काम करने में लापरवाही कर रहा है, तो उसके लिए नियमों में प्रावधान किया हुआ, वो शक्ति का प्रयोग उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन मैंने बताया जिला कलेक्टर साहबान और कैंप प्रभारी 2 अगर मजबूत हैं, और अगर उन दोनों की सोच अच्छी है तो 100% कोई काम कैंप में, भाई अंतिम पड़ाव है डेमोक्रेसी, नियम बदलने का काम हमारा है। अगर कानून दिक्कत आ रही किसी विधायक जी को, किसी सरपंच जी को, तो सीएम खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने मेरे डिपार्टमेंट में आदमी लगा रखा है जो सब विधायकों को फ़ोन कर करके पूछा जा रहा है। सीएम साहब खुद आपकी मीडिया के माध्यम से चीज़ें आ रही है, कई प्रधान लोग बता रहे हैं, तो उसमें तुरंत जैसे मांग रहे हैं वैसे नियमों में सरलीकरण कर रहे हैं। तो उस नियमों को पढ़े पूरा, कर्मचारी अधिकारी भी पढ़े और जो जनप्रतिनिधि वो भी पढ़े, हमारे सरपंच वाले जो रात दिन कैंप में काम कर रहे हैं। फिर उस तरह का काम लेके अधिकारी के पास जाएं। नामांतरण खोलने के 9 लाख ऊपर हैं, 10 लाख शुद्धिकरण के मामले हो गए हैं, 11 लाख के ऊपर तो नकलें लोग ले रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, तो उनके शुद्धिकरण हो रहे हैं। तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बंटवारे हो रहे हैं, 1 लाख के ऊपर लगभग हमारे देख लो बंटवारे हो गए। तो ये काफ़ी चीज़ें इन कैंपों में हो रही। अंग्रेजों के राज में, राजाओं के राज में जैसे अधिकारी होते थे, वैसे कई मानसिकता के कुछ लोग हैं, कुछ अधिकारी, तो उनको ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री जी डांट भी लगाते हैं, ठीक भी किया है। तो ऐसी चीज़ें अभी कमेटी भी बनाई है, तो वो चीज़ भी हम करने जा रहे हैं, ताकि उनको बरसों से कैंप लग रहे हैं, कैंप निकल जाएंगे, पट्टे ही नहीं मिल रहे, बेचारे रो रहे हैं, तकलीफ देख रहे हैं, तो वो भी हम कर रहे हैं ताकि उनको भी पट्टा मिले। तो ये चीज़ें जटिल प्रक्रियाएं अभी हम इन कैंपों में निपटा के कर रहे हैं, इसलिए 10 लाख से ज़्यादा पट्टे देंगे। मंत्री जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का इस खास मुलाकात में एक बार फिर से स्वागत है। मंत्री जी, 12 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस की रैली, महारैली हो रही है महंगाई के खिलाफ। इसमें पूरे देश से आपकी पार्टी के नेता आएंगे, आपका जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी आएगी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कामयाबी मानते हैं आप राजस्थान की लीडरशिप के लिए कि आपकी सेंट्रल लीडरशिप ने आप पर इतना भरोसा जताया है और ये जिम्मेदारी दी है? दिल्ली की सरकार वहाँ हठधर्मिता से आज भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के यहाँ
डेमोक्रेसी में किसी चीज़ को दबाना, मैंने बताया ना कि जब मुझे जितना दबाया तो मैं निखर के आया हूँ। तो जितना ये राहुल जी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो जनता की मांगों को लेके ऊपर उठ रहे हैं, भले ही वहाँ नहीं होने दी। आज मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, आज मेरी उम्र के बराबर तो लगभग उनका राजनीतिक अनुभव है 50 साल का, मैं 56 साल का होने को आया हूँ, तो राजनीतिक अनुभव है, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हुई है, उन पे गांधी परिवार का भरोसा है, उस भरोसे को उन्होंने सहज स्वीकार किया। आज रैलियाँ होगी, 12 तारीख को शानदार रैली होगी, गहलोत साहब इन चीज़ों को समझते हैं। पूरी देश में यहाँ से मैसेज ही नहीं जाएगा, इस भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है वो आप 24 में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात बन चुके हैं। आप उपचुनाव देखो, चौथे नंबर पर आज ऐसे उनका जलवा है, चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी गई, तीसरे नंबर पर गई। लेकिन ये चीज़ें हठधर्मिता डेमोक्रेसी में नहीं, राजतंत्र लोकतंत्र, राजतंत्र की तरह चला रहे हैं जो एक आदमी के दिमाग में। तो क्या ये डेमोक्रेसी थी कि अगर ये राजस्थान सरकार चाहती कि अमित शाह की रैली पर रोक लगा सकती थी, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने? ये डेमोक्रेसी है? ये अशोक गहलोत जी के खून में ही नहीं है, वो एक्चुअल डेमोक्रेट आदमी है, ये हकीकत है। सबको मौका देते हैं। आप देखो उनके टाइम में भी कई ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन वो मीडिया के माध्यम से या और जनता की वोटिंग के माध्यम से कई ऐसे आरक्षण के इश्यूज आए थे, लेकिन उन्होंने सहजता से उनके बीच बैठ के बात करके किया। कभी ये नहीं कहा कि इसकी गोली मार दो, इसको बंद कर दो, तो ये उनके खून में ही नहीं लगा मुझे। ये तो डेमोक्रेट आदमी है, डेमोक्रेसी को समझते हैं। तो इस रैली से फिर भी समझ में आया, जैसे किसान आंदोलन में अगर सारे विपक्ष लोगों से बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आज वापस दुम दबा के भगना पड़ता है क्या? डेमोक्रेसी में इन चीज़ों को उठाना चाहिए। उस काम को कांग्रेस पार्टी कर रही है, नेतृत्व की ने यहाँ भरोसा किया है, तो ये बहुत बड़ा काम है। ये केंद्र के विरोध की बात है। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में अभी हाल ही में राज्य के मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है, आप भी उस बदलाव के तहत ही मंत्री बने हैं। काफ़ी लंबा इंतज़ार, कई कयास के दौर चले थे, तब जाकर के ये बदलाव हुआ है। क्या जो पिछले साल बरसात के टाइम में, मानसून के टाइम में जो एक सियासी गर्मी यहाँ पर पैदा हुई थी, वो क्या आपको लगता है कि दिसंबर, ये सर्दियों की शुरुआत में, वो गर्मी अब कम हुई है? देखो ये बड़ा टिपिकल प्रश्न है आपका। ये बात सही है कि हमारी सरकार उस समय जब संकट में आई तो हमारे कई साथियों ने मुख्यमंत्री जी बार बार इस चीज़ को कहते भी नहीं, वो करते भी, जो सहयोग किया है। सब लोग मंत्री बन नहीं पाते, ये बात भी सही है। और हम लोग भी उम्मीद लगाए उस समय बैठे थे, लेकिन जो परिस्थितियों के अनुसार हम भी रुके हैं। हम भी धैर्य से, साहस से जो काम लिया तो आज फल मिला है। तो फिर भी निश्चित रूप से काफ़ी हद तक उन्होंने जो समय और परिस्थितियों के आधार पर जो किया तो ठीक किया है। आगे भी वो, जैसा अभी पीसीसी में मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा है, उन किसी का मैं बुरा नहीं होने दूंगा, सब ठीक करूंगा। तो ये उनका कार्यक्षेत्र है, ये उनका अधिकार है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि वो नहीं होते तो सरकार नहीं बसती। आज राजस्थान में अशोक गहलोत जी नहीं होते तो किसी सीएम की